Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich, Class 12, Flamingo, the last of the poems for English in Class 12 and last of the poems in Flamingo, conveys a very big message. In fact, it won't be wrong if I say right at the beginning, brevity is the soul of wit. जितना संक्षिप्त में बोलेंगे उतना ही तेज धार उसमें रहती है। लगभग वही बात कवयित्री एड्रियन रिच ने इस कविता में की है। जब वो बहुत छोटी अपनी कविता के माध्यम से बहुत बड़ी बात जो कि पूरे विश्व के सभी तरह के समाज पर लागू हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। Before we proceed to the poem, let's see. It is about a lady whose name is Jennifer. Poetess, it is a lady who has written this poem, and so she'll be called poetess, not poet. Though in common slang we can also use the word poet, but then poetess. So Adrienne Rich writes the poem Aunt Jennifer's Tigers. As the title suggests, there is a lady who is a character here by the name Jennifer, aunt. And about Jennifer's Tigers, the poem is written. आपको लग रहा होगा कि जेनिफर नाम की महिला के पास टाइगर है, उसको लेकर एड्रियन रिच ने यह कविता लिखी है। और जेनिफर के बाद आप एक कॉमा देखेंगे, फिर एस देखेंगे, तो ये होता है जेनिफर का टाइगर। एपोस्ट्रॉफी कहते हैं ऐसे कॉमा को, मैंने पूर्व के अध्याय में भी बताया है। इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी, ए कॉमा which is put just before S and little up, as it is here, is called apostrophe. And meaning of the apostrophe comma is, यदि हम हिंदी में बोलें तो का या की या के। राम का पेन, राम्स पेन। सीता के बाल, सीताज हेयर, HAIR हेयर, और SITA एपोस्ट्रॉफी S, तो का या की या के। यहाँ पर पोएटेस लिखती हैं जेनिफर के टाइगर्स के बारे में। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट द राइटर हरसेल्फ फर्स्ट। राइटर्स नेम इज एड्रियन रिच, born 1929, अमेरिका, वाल्टिमर, मैरीलैंड, अमेरिका की कवयित्री हैं। She is famous for her involvement, her commitment in contemporary women's movement as a poet. Contemporary मतलब क्या होता है? समकालीन। समकालीन जो नारी समस्याएं हैं, समकालीन जो महिलाओं को लेकर विश्व भर में जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें वो सतत रूप से भाग लेने के लिए प्रसिद्ध थी। अर्थात शी वॉज ए बिग सपोर्टर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन। महिलाओं के सुधार के लिए बहुत सशक्त महिला थी। एंड एट द सेम टाइम शी वॉज ए थ्योरिस्ट, सिद्धांत शास्त्री के रूप में उन्हें जाना जाता है। वेयर शी एक्सप्लेन, शी डेवलप सम सिद्धांत, सम प्रिंसिपल्स ऑन हाउ women's condition can be improved and how it has come to this pass over the last centuries or so. So she is basically famous to be a social activist working for the cause of women. She has published
19 volumes of poetry and essays, apart from 3 collections of essays. 19 volumes of poetry, 19 ग्रंथ लिखे हैं और निबंध के 3 संग्रह। उन्हीं निबंधों में उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। जैसा मैंने पहले बताया that she was a theorist, a very strong resistance to racism, militarism you can find in her writing. रंग भेद की नीति, सैन्यवाद के खिलाफ बहुत उन्होंने आवाजें उठाई, बहुत प्रतिरोध किया। रंग भेद की नीति, अमेरिका के अपने ही देश में उन्होंने जो देखा, काले और गोरे, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच का जो अंतर और समाज में जो डिवाइड था, विभाजन था, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसको अनुभूत किया और उसी को व्यक्त किया है। अपने विचारों को, अपनी तकलीफों को रंग भेद के मामले में उन्होंने कविताओं के रूप में व्यक्त किया है। और रंग भेद उस दौरान उनके काल में अपने चरम पर था अमेरिका में, जब बड़ा स्पष्ट हो गया था कि समाज 2 भागों में बटा हुआ है, चाहे राजनीतिक अधिकार हों, चाहे सामाजिक या आर्थिक स्थितियां हों, ब्लैक्स लोगों की स्थिति शोचनीय ही थी। उसके खिलाफ उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही शी ऑल्सो रोट अबाउट मिलिटरिज्म, अर्थात सैन्यवाद। ये सैन्यवाद की विचारधारा कहाँ से उनके मन में पनपी होगी? उनका ही काल है जब पूरा विश्व शीत युद्ध के प्रभाव से ग्रसित था। That was an era of Cold War. And so the impact of Cold War, the tension caused, the world becoming hotbed of military arms, countries spending money after money on military, that touched her heart. And at what cost? At the cost of improvement in the life of weaker sections, poor world. And so all his writing, they echo. उसमें से उसकी गूंज आती, इको माने गूंज, उसमें से उनकी गूंज है लगातार। अब ये आंट जेनिफर टाइगर्स क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा, ऐसा लगता है शीर्षक से कि ऐसे टाइगर्स की चर्चा करना चाह रही हैं, उस कविता में कर रही हैं जो जेनिफर आंटी का टाइगर हो। She addresses something else, a very harsh message by this story. क्या वो वास्तव में उस टाइगर कैप्टिव जो आंट जेनिफर का पालतू टाइगर होगा या उनकी गिरफ्त में होगा, ऐसे टाइगर की वो चर्चा कर रही हैं या इसके पीछे कुछ और मैसेज है? इनफैक्ट वो इस कविता के माध्यम से नारी की समस्याओं का विवरण करती हैं, नारी को होने वाली बाधाओं का विवरण करती हैं, नारी की जो शोचनीय स्थिति है दुनिया में, उस पर प्रहार करती हैं, उसको व्यक्त करती हैं, अभिव्यक्ति देती हैं। And she uses tiger as an example for that. So here we come with the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich, an American poetess. Aunt Jennifer अर्थात महिलाएं। You imagine that by name Aunt Jennifer, the poetess means ladies, women folk in the world. The ring and the massive weight, शादी के बाद आने वाली कष्ट, यातनाएं, दिक्कतें. That is next symbol. She does not directly say कि ये सब दिक्कतें आएंगी, but she says the ring, the weight of the ring will be heavy on woman. जैसे ही महिलाओं की शादी होती है, उन पे वैवाहिक जिंदगी का दबाव आ जाता है. And the third symbol is the tiger.
टाइगर इज द सिंबल ऑफ मैनहुड, जो उछल कूद करता रहता है। दुनिया आए दुनिया जाए, कोई जिए कोई मरे, टाइगर अपना सतत रूप से बहादुरी दिखाते रहता है, निर्भय दिखता है, घमंडी रहेगा और उछल कूद करता रहेगा। टू प्रैंस माने उछल कूद करना। लुक एट दैट बेबी प्रैंसिंग सो ब्यूटिफुली। उस बच्ची को देखो कितनी सुंदर से उछल कूद कर रही है। ओ दैट गर्ल इज प्रैंसिंग अराउंड, वो लड़की उछल कूद कर रही है, छलांग लगा रही है। तो ये बहादुर कौन है? टाइगर किस चीज का प्रतीक है? जैसे आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ वीमेनहुड, महिलाओं का प्रतीक हुई है। रिंग वैवाहिक जिंदगी का प्रतीक है। तो इस पोयम में टाइगर किसका प्रतीक है? पुरुष का, पुरुषों का। अर्थात पुरुष लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता, वैवाहिक जिंदगी हो, वो मर जाएं महिलाएं, लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो इतने निर्मम हैं, इतने निर्दयी होते हैं कि वो निर्भय होकर उसी घमंड के साथ घूमते रहते हैं जैसे कि टाइगर। So this is an attack on domination of women or men over women. ये पुरुष समाज पर हमला है। ऐसा समाज जहां पर सभी जगह पुरुष हावी हैं और अकारण ही हावी हैं, फॉर नो रीजन। तो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोयम? इस कविता का निष्कर्ष क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, सिंबॉलिक रूप से पोएटेस कुछ कहना चाहती है बड़ी कटुआहट के साथ। क्योंकि पोएट भी एक महिला है, कवयित्री भी एक महिला है, उसे महिलाओं का दर्द मालूम है। She feels the pang of womanhood. महिला होने की जो तकलीफों का उसने इस कविता में जिक्र किया है और बताने की कोशिश की है कि हाउ वीमेन आर इल ट्रीटेड इन द सोसाइटी। महिलाओं के साथ कैसे समाज में बुरा व्यवहार होता है और उस बुरे व्यवहार को किस रूप में बताया है? विवाह के बाद कैसे पति उनके साथ बर्ताव करता है, जिससे वो महिलाएं जो हैं वे विवाह के कड़वे अनुभव, विवाह के बाद की होने वाली यातनाएं, तकलीफ़ें, हस्बैंड के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, पुरुषों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार आदि को सहती हैं। और यही जो अंदर सहती हैं, इस सहने का परिणाम क्या है? घबराहट, हाथ का कांपना, कंपन। कंपन किस बात की ओर इशारा कर रहा है? घबराहट का। किस बात का घबराहट? किस बात की घबराहट? पुरुषों की के दबाव की घबराहट। So the summary of the poem is that the poetess want to tell that the world is patriarchal. Patriarchal मतलब पुरुष प्रधान समाज। The world is patriarchal, पुरुष प्रधान समाज है। And in this world, males are like tigers. Whatever may happen in the family, it makes no difference to them. They are not scared. पेड़ के नीचे शिकारी हैं फिर भी नहीं डरते। पुरुष लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। They keep jumping around. In this patriarchal society, men have all the fun. They can roam about freely. They have no restrictions. कोई उनमें बंधन नहीं होता, कोई उनके लिए दिक्कतें नहीं हैं। पुरुष स्वतंत्र हैं, जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं, दुनिया में कहीं भी, जंगल का अर्थ है दुनिया, किसी भी तरह की बाधाएं, बंधन नहीं है।
On the other hand, women, the moment they get married, they are confined to many rules. जैसे ही महिलाओं का विवाह होता है वो बहुत सारे नियमों में बंध जाती हैं, उनको बांध दिया जाता है, बंधन हो जाता है. They are dominated by males because the world is male dominated society. दुनिया जो है वह पुरुष प्रधान समाज हो गया है. अफसोस इस बात का है, this poetess is, she is in a deep anger and she says, इतने वर्षों से पुरुष प्रधान समाज की बुराइयों की बात हो रही है. We are talking about a society which is male dominated and has many evils. लेकिन अंतर कुछ नहीं पड़ा है समाज में. पुरुषों की सोच अभी भी वैसे ही है जैसी पहले थी. आज भी वे महिलाओं को अपने से नीचे ही मानते हों. आज भी वे महिलाओं को बंधन में रखते हैं. आज भी वे महिलाओं को मुक्त नहीं देखना चाहते, उन्मुक्त प्रांसिंग करते हुए नहीं देखना चाहते. खुद प्रांसिंग करेंगे, खुद यहाँ वहाँ जाएंगे, उछल कूद करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन महिलाओं के द्वारा प्रांसिंग करना. और प्रांसिंग का अर्थ क्या है? प्रांसिंग का अर्थ केवल उछल कूद से नहीं है. यहाँ प्रांसिंग का अर्थ है उन्मुक्त होना, स्वतंत्र होना. The women are not free. Women are in chains all the time. Some or the other kind of chain is there on women folk. That has made them subdued. That has made them weak. And they are called weaker section of the society. उनको समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है. Weaker section. Why weak? Who made them weak? These males. These tiger-like male. They have made them look weak because they have tortured them, they have treated them badly, they have harassed them, they have ill-treated them all along. They have treated them as second-class citizens, second-grade citizens, with male being the first. No matter how bad males may be, but they are definitely superior to women. ऐसा आपने भी समाज में देखा है. पुरुष कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी बुरी मानी जाती है. चाहे वो शराबी पुरुष हो, चाहे निकम्मा पुरुष हो, चाहे आलसी पुरुष हो, चाहे गंदे चरित्र वाला पुरुष हो, किसी भी तरह की बुराई पुरुष में हो तो भी वह अपनी स्त्री से ऊपर ही माना जाता है. This is something very bad that the author is trying to speak about, that the writer is trying to speak about, that the poetess, Miss Rich, is trying to speak about. And as I told you right at the beginning, that the poetess has fought for the cause of women. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. प्रैंस करना यानी कूदना, उछल कूद करना, छलांग लगाना. Across a screen. What is that screen? In fact, right at the beginning, let me tell you that Aunt Jennifer जो है, she is making a, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कढ़ाई करना. कढ़ाई कर रही हैं वो, एक कपड़े पर कढ़ाई कर रही हैं. और वो कढ़ाई में जो उनकी मुख्य डिज़ाइन है वह है टाइगर. यू कैन सी, जो हम लोग भारत में काफ़ी करते हैं, ये विश्व के सभी देशों में इस ढंग की कढ़ाई होती है, और वही वो कर रही हैं आंट जेनिफर. और उस कढ़ाई में इसमें एक रिंग रहता है लकड़ी का, जिसमें कपड़े को फंसा देते हैं और उसको खींच के टाइट करते हैं, एंड देन यू स्टिच ऑन टू इट. दिस इज व्हाट आंट जेनिफर इज डूइंग. एंड द मेन पिक्चर, मेन इमेज इज ऑफ ए टाइगर.
So she is definitely not, the poet is definitely not talking about a real life tiger. Poet is definitely not talking about a tiger who might be captive at the hands of Aunt Jennifer. No. Poet is talking about an artificial tiger being made out of threads on a piece of cloth, and that piece of cloth is being called a screen. उस कपड़े के टुकड़े को स्क्रीन कहा है पोएटस ने. तो Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. उसमें टाइगर को कैसा दिखाया गया है? छलांग लगाते हुए, कूदते हुए, as it is here. वो कूद नहीं रहा है रियल लाइफ में, पर कूदते हुए उसको दिखाया गया है. ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज अर्थात पुखराज. पुखराज क्या होता है? एक तरह का कीमती पत्थर, पीले रंग का पत्थर, येलो कलर, लेकिन ब्राइट, तेज रंग है उसका. ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजन्स मतलब क्या? निवासी, जंगल के निवासी. डेनिजन्स, डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ऐसे टाइगर को जो हरे भरे जंगल का निवासी है, ऐसे टाइगर को उस चित्र में उछलते छलांग लगाते हुए दिखाया गया है. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरा भरा, हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ जंगल. डेनिजन्स माने निवासी, रहने वाला. कौन रहने वाला जंगल का? टाइगर. दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री. दे मीन्स हियर द टाइगर. टाइगर जो हैं वो बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे. बीनीथ माने नीचे. A bottle is lying beneath the table. Kindly pick up. My water bottle is lying beneath the table. टेबल के नीचे मेरी बॉटल रखी है, उसे दे दे. Beneath the tree means पेड़ के नीचे. They do not fear. वे नहीं डरते. टाइगर के कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन हो रहा है. पहला डिस्क्रिप्शन हुआ जंगल में जो रहते हैं, डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. उसके पहले एक डिस्क्रिप्शन हुआ छलांग लगाते हुए, द प्रांसिंग टाइगर. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक बने विशेषता. दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री. वे पेड़ के नीचे रहने वाले, पेड़ के नीचे जो आदमी लोग हैं उनसे नहीं डरते. अर्थात क्या? पेड़ के नीचे कौन आएगा? वो भी जंगल में, वहाँ के कोई निवासी नहीं, शिकारी. आप देखेंगे टाइगर्स या लायंस, इनके मूवमेंट को यदि आप देखें तो शिकारी बिल्कुल पास भी चला जाता है, पर ये अपने मंद गति से चलते रहते हैं. ये भागते नहीं, इन्हें डर नहीं लगता. They might turn back and look at you, look at the शिकारी. जो शिकार करने आया हो उसको देखने के लिए भले थोड़ा मुड़ जाएं, लेकिन जो चाल है वो वही मस्त रहती है. अलमस्त तरीके से वो चलते रहते हैं. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब ये अगला कैरेक्टरिस्टिक है. They pace. पेस मतलब क्या होता है? चलना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलना. स्लीक, बिल्कुल पास पास, एकदम पास, बड़े सुंदर तरीके से. बड़ा उसका शरीर जो है, शरीर की बनावट बड़ी चिकनी रहती है. और दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी. शिवैलरिक मतलब शौर्यपूर्ण तरीके से, बहादुरी से, निश्चिंतता, निश्चितता के साथ. सर्टेनिटी माने निश्चितता. बड़ी बहादुरी के साथ, रॉयल तरीके से, मस्त अपने बादशाह हों ऐसा बड़े आराम से ये टाइगर्स चलते रहते हैं. दे डोंट फियर एनीबडी. चाहे वो आप
बंदूक की गोली लेके भी खड़े हो जाएं, बंदूक लेके भी खड़े हो जाएं, वो अपना मस्त चलते रहते हैं। So this 4 lines, through this 4 line, the writer, the poetess tends to show you the quality of a tiger. यदि उसमें पहली बात तो ये बताया कि ये महिला ऐसा एक टाइगर बना रही है। उस महिला का नाम है आंट जेनिफर। वो टाइगर का चित्र बना रही, इमेज बना रही है, कढ़ाई कर रही है। और फिर poetess tells you that tigers are least scared about human beings even if they are near. beneath the tree, जंगल में पेड़ के नीचे खड़े हुए कौन रहते हैं? शिकारी ही तो रहते हैं ना। तो ये शिकारियों से नहीं डरते, बड़े बहादुरी से, रॉयल तरीके से, मैजेस्टिक तरीके से, इन्हें शिवैलरिक वे, बड़े शौर्यपूर्ण तरीके से वे चलते रहते हैं। They pace in sleek chivalric certainty. पेस करना मतलब चलना, टू पेस मतलब चलना, थोड़ा तेज चलना, लेकिन वो तेजी उनकी नेचुरल तेजी रहती है। These are the characteristics of the tiger. Now, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. जेनिफर जो आंटी हैं, उनकी उंगलियां फ्लटर थ्रू हर वूल। वूल क्या है? वही कपड़ा, वो वूलन कपड़ा है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोएटिस इज फ्रॉम अमेरिका, शी इज टॉकिंग अबाउट आंट जेनिफर, हु ऑल्सो मस्ट बी of the same nationality. America being a cold country, use of wool is common there. So the cloth being used as a screen is woolen. So the poetess says that Jennifer की जो उंगलियां हैं वो हिल रही हैं, फ्लटर कर रही हैं। वो जब कढ़ाई कर रही हैं, कढ़ाई कैसे करते हैं? सुई को डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, और बड़ा प्रिसीशन चाहिए उसमें। कहीं भी सुई को डाल के कहीं से भी निकालना ऐसा नहीं होता, बहुत प्रिसीशन चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी कैलकुलेटेड। ईच prick of the needle on the wool, on the cloth is very very measured. And so here जेनिफर आंटी की उंगलियां जो हैं वो क्या हो रही हैं? हिल रही हैं, बहुत स्थिर नहीं हैं। उसमें थोड़ी घबराहट दिख रही है, जैसे थरथरा रही हैं। हिल रही हैं मतलब थरथरा रही हैं। Find even the ivory needle hard to pull. Find even the ivory needle hard to pull. क्या मतलब हुआ? आइवरी मतलब हाथी दांत। हाथी दांत का जो फाइन नीडल है, फाइन मतलब बारीक, एंड फाइंड इवन द नीडल हार्ड टू पुल। जब उसको सुई को ऐसा डालना है, उसके बाद जब निकालना रहता है तो ऊपर ऐसा खींचना होता है नीडल को, उसको भी निकालने में उनको तकलीफ हो रही है। हार्ड टू पुल, खींचने में उसको भी तकलीफ हो रही है। क्यों? उनके हाथ थर थरा रहे हैं, स्थायी नहीं हैं। या तो घबराहट के कारण या किसी कारण से उनका हाथ जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, और वो अपना बिजी हैं उसी में, टांके लगाने में और उसको निकालने में। लेकिन आइवरी की नीडल जो इतनी फाइन रहती है, इतनी बारीक रहती है और इतनी स्मूथ रहती है, वो भी कपड़े से उसको निकालने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मतलब भारी भरकम, वजन किसका? अंकल का। अंकल कौन हुए? आंट जेनिफर के हस्बैंड, उनको पोएटिस ने अंकल कहा है, और इसीलिए कैपिटल में यू है। अंकल क्या? यू इज इन कैपिटल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। व्हाट इज अ वेडिंग बैंड? वेडिंग माने विवाह। विवाह का बैंड जो होता है, पट्टा। सामान्यतः विवाह का पट्टा जो होता है वो रिंग रहता है, अंगूठी। अब पोएट को देखिए क्या कह रही हूँ।
पोएट कह रही हैं, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये क्या अंगूठी का वजन बहुत होता है क्या? या यदि मैं कमर बंद जैसे पट्टे की भी बात करूं तो क्या पोएट उसको भारी बोलेगी? पर यहाँ पोएटस ने कहा है कि भारी वजन है। किसका? उस रिंग का वजन बड़ा भारी पड़ रहा है। मानो उसके हाथ इसीलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो शादी का जो रिंग है, विवाह का जो रिंग है, उसका वजन बहुत लग रहा है उसको। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hands। हाथ में ये जो भारी वजन है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। आप सोच रहे होंगे पोएटिस कौन से अंगूठी की बात कर रही है जो इतना भारी है कि हाथ नहीं चल पा रहा है? ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग हिडन मीनिंग। इसके भावार्थ को हमको समझना होगा। So before I proceed, again, first 4 lines are about the tiger and its characteristics। टाइगर के बारे में है और इसकी विशेषताएं के बारे में। पहली 4 पंक्तियां, कैसे चलता है, कैसा बहादुर है, कितनी शानदार उसकी चाल है, बड़े झुंड में बड़े शानदार चलता है, किसी से भी डरता नहीं, निडर है, शिकारी से भी नहीं डरता और मस्त छलांग लगाता है, जंगल का राजा है, डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन, शौर्य दिखाई देता है। ये पंक्ति आपको याद रखनी होगी कि टाइगर के माध्यम से कवयित्री ने कुछ क्वालिटीज की चर्चा की है। टाइगर को अब आप दरकिनार कर सकते हैं। यू कैन कीप द टाइगर असाइड एंड जस्ट रिमेंबर एंड इमेजिन द क्वालिटीज दैट द पोएटेस हैज हाईलाइटेड इन दिस पोएम। आपको वो क्वालिटी को आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा जो कवयित्री ने इस कविता की प्रारंभ की 4 लाइनों में बताई हैं, विशेषताओं को। द नेक्स्ट 4 लाइन्स आर अबाउट Aunt Jennifer, that she is doing something. She is making this animal drawing, कढ़ाई कर रही हैं वो, लेकिन ऐसा करते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां कांप रही हैं। एंड देन पोएटेस सेज कि शायद ये उंगलियां वेडिंग रिंग के वजन के कारण कांप रही हैं। वेडिंग रिंग जो उसके हस्बैंड ने उसको पहनाया होगा विवाह के समय। हमारे समाज में भी ये कस्टम है कि विवाह की सुनिश्चितता के लिए बिफोर मैरिज एक्सचेंज ऑफ वेडिंग रिंग्स होता है। 7 फेरे और वेडिंग रिंग को देना, पहनाना, ये विवाह पूरे होने की प्रक्रिया की निशानी है। So the poetess here in the second 4 lines, she is talking about what the woman is doing and how she is doing। एक और टाइगर ना शानदार मस्त चाल में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है जो बना रही है, दूसरी ओर वही महिला अपनी उंगली नहीं चला पा रही है। और फिर उसमें कहता है शायद उसकी जो अंगूठी है वो उसके उंगली पर बहुत भारी तरीके से बैठी है, अर्थात भारी पड़ रही है। अंगूठी कैसे भारी पड़ेगी, इसको पोएटेस ने अगली 4 लाइनों में बताया है। वेरी इंटरेस्टिंग। द पोएटेस स्पीक्स अबाउट दिस वेट ऑफ रिंग in the next paragraph।